नमस्कार साथियों, स्वागत है करंट अफेयर खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक आप क्षेत्र के बारे में जान लीजिए। सिंजियांग क्षेत्र है, अगर आप बात करें सिंजियांग कहाँ है, तो और एशिया में केंद्रीय एशिया की तरफ जाएँगे तो जो च हमारा देश है इधर है इंडिया, इंडिया के ऊपर लगा हुआ है नेपाल और नेपाल के ऊपर लगा हुआ है चाइना। तो चाइना का जो उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र है सिंजियांग, तो इस चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या? क्योंकि यहाँ के उइगर जो मुसलमान हैं, उनको लेकर कुछ खबरें आई हैं। लगातार आती रही हैं पिछले कुछ सालों से, तो इसके बारे में जानेंगे। आपको बता दें चीन की राजधानी बीजिंग है और बीजिंग के द्वारा उइगर पे क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या कंट्रोल किया जा रहा है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे आपने देख लिया सिंजियांग प्रांत क्या कहाँ पे है, तो आज देखते हैं इसके प्रमुख करंट अफेयर क्या-क्या है। तो करंट अफेयर में सबसे पहले बात की जाए, तो अभी आपको जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, लोकसभा द्वारा जो पारित किया गया है प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बिल 2021 अर्थात बाल विवाह पर जो निषेध की रोकथाम के लिए जो संशोधन विधेयक 2021 लाया गया है, अब इस संशोधन की समीक्षा करने के लिए इस पूरे बिल को कहाँ भेज दिया गया है, स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। आज जानेंगे समितियों के बारे में, आपको बताते हैं। इस जो संशोधन किया गया है, इसके अंदर क्या किया गया है, विवाह की जो उम्र है, वो 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की बात की गई है, 21 वर्ष का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के समय से 1956 में जब हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी टाइम से लेकर 2 राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में क्या हुआ है, कुछ विवाद चलते आ रहे हैं जो अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बने हैं। आज फिर इस विवाद ने कर्नाटक जो बेलगावी क्षेत्र है, उसमें क्या हुआ, एक अपना सिर उठा लिया है और देखेंगे आखिर में इनके अंदर विवाद क्या है। चीन द्वारा देश के उत्तर-पश्चिमी जो शिनजियांग क्षेत्र है, वहाँ पर दुर्व्यवहार की शिकायतों को लेकर चीनी अधिकारियों पर लगाए गए दंड के प्रत्युत्तर में अमेरिकी सरकार ने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के जो 4 मेंबर हैं वहाँ के, उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इसलिए चर्चा में आ गए हैं उइगर मुसलमान और शिनजियांग प्रांत, तो इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, क्योंकि नासा द्वारा इसको 24 दिसंबर को प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नासा कर रहा है बेसिक और दूसरा क्या है, अभी हाल ही में किया जाने वाला है, तो कहीं न कहीं आपके लिए ये ज़रूर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कौन-कौन समाचार हैं, विश्व की प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला है, ये 3 दशकों से अधिक समय से जो कार्यरत है, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप उसका स्थान लेने को तैयार है। भारतीय विमानन प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आपको पता होगा कि अभी एक योजना चलाई गई थी उड़ान अर्थात उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत अभी तक 948 हवाई मार्गों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें से 65 हवाई अड्डे और 8 हेलीपोर्ट जोड़ते हुए कुल 403 मार्गों पर कार्य जारी हो चुका है। कुछ मार्ग ऐसे भी जो पहले से चल के बंद हो गए हैं। तो आज समीक्षा करेंगे पूरी की उड़ान योजना के बारे में आखिर है क्या? और क्या ये सफल हुई है? क्या अपनी क्या स्थिति है? इसके अलावा बात करेंगे शिरोमणि अकाली दल के बारे में, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के गठन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके अलावा संसद में अभी स्पष्ट रूप से कहा गया है सरकार द्वारा कि किसी भी कानून को राष्ट्र विरोधी कानून के शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है अभी तक, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी चर्चा है आपके आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें 31 और डी, इसके बारे में देखेंगे आखिर 31 डी के बारे में राष्ट्र विरोधी में क्या चर्चा की गई है। बात करेंगे चिल्ले चेलाई कला के बारे में देखेंगे, चिल्ले चेलाई कला है क्या? तेलंगाना के निजामाबाद में सरनापल्ली जंगल में पर्वतारोहियों द्वारा एल्बिनो इंडियन फ्लैसिव कछुआ उसकी दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। तो इस तरीके की आज प्रमुख जो न्यूज़ है, जो चर्चा में है, वो मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं न्यूज़ को बारी-बारी से उनका करंट उनको एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आखिर में है क्या। तो इस तरीके के और भी एनालिसिस को जानने के लिए और नए सेशन जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिज़ायर को और उसके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ। सबसे पहले उन टॉपिक को देखते हैं जो सामान्य दिन 2 से लिंक हैं यूपीएससी पेपर पे। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या एयरफोर्स, नेवी, आर्मी किसी भी पेपर तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर ना केवल पूछा जाता है, बल्कि उसके बैकग्राउंड को भी चेक करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके के करंट अफेयर को आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ और उसके अगर ना केवल करंट अफेयर को उसके पीछे क्या लॉजिक थे, क्यों रीज़न में आए या फिर आप जानना चाहते हैं देश दुनिया में हो क्या रहा है, इन सारे नॉलेज के लिए आप देखिए इस यूट्यूब चैनल की खास पेशेज़ को। अब देखते हैं कि आज का चर्चा में क्या है, पहला क्या है, महिलाओं के विवाह के लिए आय बढ़ाने संबंधी जो विधेयक है उसकी समीक्षा की जा रही है। ये टॉपिक आपका राज्य और संसद द्वारा जो उनकी विधायिकाएँ होती हैं, उनका कार्य कैसे होता है, उनके कार्य करने की शक्तियाँ कैसी होती हैं, इसके बारे में टॉपिक है। तो देखते हैं कि मैरिज एक्ट के बारे में क्या कहा गया है और क्यों कुछ धार्मिक समुदाय चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पर्सियन हो, कहीं न कहीं उसके उनके कुछ चेंजमेंट आएँगे। तो देखते हैं इसके बारे में क्या हुआ है। तो सरकार ने इसके कानून के पीछे लाने का तर्क ये दिया है, सरकार ये चाहता है कि स विवाह के लिए जो आयु है वो सभी धर्मों में, सभी जातियों में और सभी पंथों में, साथ ही साथ महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था कि उनको कम उम्र में शादी हो जा रही थी और पुरुष 21 वर्ष में शादी कर रहे थे,
इन सब पर वो क्या करेगा, इस एक समान रूप से लागू होगा और कहीं न कहीं देश में समानता को बढ़ावा देगा। अगर ये विधेयक पारित होता है, तो इसके अंतर्गत देखें क्या-क्या चेंजमेंट आएगा, तो भारत का जो ईसाई विवाह अधिनियम 1972 है, उसमें चेंज आएगा। पारसियों का जो पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 है, उसमें चेंजमेंट आएगा। मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ जो शरीयत के हिसाब से चलता है, इस आवेदन अधिनियम 1937 उसमें चेंजमेंट आएगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में चेंज आएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में चेंज आएगा और विदेशी विवाह अधिनियम 1956 में चेंज आएगा। इस हिसाब से कुल 6 जो है चेंजमेंट आएँगे, जिसमें कि ईसाई, मुस्लिम, पारसी, हिंदू और विदेशी विवाह इसमें सारे कुछ मिला के चेंजमेंट आएँगे। 13 तरीके सॉरी 6 कानूनों में चेंजमेंट आएगा। तो इनको चेक करने के लिए, उसके रिव्यू करने के लिए संसदीय समितियों को भेजा गया है। तो आखिर हम देखेंगे संसद समितियाँ होती क्या हैं और क्यों उनके पास भेजा जाता है। आपको बता दें, अगर लोकसभा की वेबसाइट को चेक किया जाए तो ले वेबसाइट पर संसदीय समितियों को जो परिभाषा दी गई है, उनके अनुसार ये कहना है कि संसदीय जितनी समितियाँ हैं, उनका तात्पर्य ऐसी समितियों से है, जो क्या करती हैं, सभा द्वारा यानी कि लोकसभा या राज्यसभा द्वारा क्या की जाती हैं, नियुक्त की जाती हैं या फिर निर्वाचित की जाती हैं, या तो नॉमिनेट कर देंगे या फिर उनके वोट होंगे, या फिर क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या हम बात करें कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, कुछ गाइडलाइंस दे के निर्देशित करते हुए उनको बनाया जाता है और उनकी प्रस्तुति की जाती है, आप उनके अध्यक्ष के हिसाब से उनके कार्य करिए। तो ये होती हैं समितियाँ। और हम देखें बेसिकली समितियाँ होती कितने प्रकार की तो जो समितियाँ हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं स्थायी समितियाँ अर्थात स्टैंडिंग कमिटी, एक होती हैं तदर्थ समितियाँ अर्थात सिलेक्टेड कमिटी या तो एड हॉक कमिटी भी इनको कभी-कभार बोलते हैं। तो स्थायी समितियाँ क्या होती हैं? स्थायी समितियाँ वो होती हैं जो अपनी प्रकृति में कभी खत्म नहीं होती, लगातार चलती रहती हैं। इनका कार्य लगातार चलता रहता है और बस ये होता है इन समितियों को वार्षिक आधार पर इनका वहाँ पे पुनर्गठन इनका होता रहता है, बस समितियाँ बनी रहती हैं। अगर इस टाइप की देखें समितियों में, इसमें वित्तीय अगर इनकी स्थायी समितियों को अगर हम डिवाइडेशन करें, फिर 2 टाइप से डिवाइड कर देंगे। एक करेंगे वित्तीय समिति में स्थायी समिति और दूसरी होती है ऐसे समितियाँ जो विभागों से संबंधित हैं, विभागों से संबंधित स्थायी समितियाँ अर्थात डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। अगर हम बात करें स्थायी समितियों की, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ कौन-कौन सी हैं, वो हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति इसकी प्रमुख हैं स्थायी समितियों के उदाहरण। अगर एड हॉक कमिटियों की या तदर्थ समितियों की बात करें, तो ये ऐसी समितियाँ होती हैं, जिनको किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए या किसी खास कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है और जब वो अपना कार्य कंप्लीट कर लेती हैं और उनका अपना प्रतिवेदन देती हैं, तो उनका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए क्या है, ये तदर्थ समितियाँ। अगर इन समितियों का हम संवैधानिक प्रावधान देखें, तो भारतीय संविधान का जो संसद को विशेषाधिकार देता है सदस्यों को, उसका अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 जिसके अंतर्गत संसदीय प्रक्रिया और कार्यवाही के संचालन के लिए, नियम बनाने के लिए जिनको शक्ति दी गई संसद को, उसके तहत ये समितियाँ अपने अधिकार प्राप्त करती हैं। तो इस हिसाब से अधिकारियाँ जो समितियाँ हैं, वो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 इन 2 से क्या करती हैं, अपने अधिकार प्राप्त करती हैं और देखती हैं कि हाँ, वो कहाँ पर सही से कार्य कर पाएँगी, उनमें कोई अड़चनें, रुकावटें ना आएँ। अगर विभागीय समितियों की बात की जाए, तो प्रेज़ेंट टाइम में विभागों की समितियों को देखें गिनती, तो कुल मिलाकर विभागीय जो स्थायी समितियाँ हैं, वो 24 हैं और ये 13वीं लोकसभा से पहले वो इसमें 45 सदस्य होते थे, लेकिन उसके बाद में अब क्या हो गया है, जुलाई 2004 में इसमें क्या हुआ है, इनका स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। अब इनके अंतर्गत जो विभागीय समितियाँ होती हैं, उनमें टोटल 31 मेंबर होते हैं। जिसमें से 21 लोकसभा के होते हैं और 10 क्या होते हैं राज्यसभा के। तो जो विभागीय स्थायी समितियाँ उसके अंतर्गत कितने हो गए लोग कितने 31, 31 में 21 होते हैं लोकसभा के और 10 कहाँ से होते हैं राज्यसभा के, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये समितियाँ होती हैं 1 वर्ष तक अधिकतम के अवधि के लिए गठित किया जाता है, फिर इनको बार-बार क्या किया जाता है अगर पुनर्गठन किया गया तो हो सकता है दलों के सदस्य इसमें दोबारा से शामिल कर लिए जाएँ। तो देखते हैं जो संसदीय समितियाँ जो बनाई जाती हैं, जो आपने देखा है कि वहाँ पे कानून भेजा गया है उनकी समीक्षा करने के लिए, तो वो इसकी जानकारी करेगा, सारे मेंबर होते हैं, गणमान्य लोग होते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या अच्छाइयाँ, क्या कमियाँ, क्या बुराइयाँ हैं। ऐसा हमारा जो संविधान बना था उस टाइम भी समितियों के द्वारा ही सारा कार्य किया गया था। आपने सुना होगा प्राक्कलन समिति, उस टाइम तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे, उस हिसाब से गृह मंत्रालय के कार्यभार वल्लभ भाई पटेल जी ने संभाल रखा था। तो देखते हैं संसदीय समितियाँ हैं, उनका महत्व क्या होता है? एक तो समितियाँ क्या करती हैं, अंतर मंत्रालय समन्वय स्थापित करती हैं, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में क्या करती हैं, साझाकरण कार्य करती हैं, साथ ही साथ जो भी कार्य योजना होती है, उसकी विस्तृत समीक्षा करने का कार्य करती हैं और कहीं न कहीं जिस हिसाब से संसद में चर्चा होती है, उसी उसी चर्चा के हिसाब से अपने निर्णय लिए जाते हैं। उन्हीं का लघु रूप क्या होती हैं, समितियाँ होती हैं, जो इसमें क्या करती हैं, एक अच्छा और उचित निर्णय देश के लिए बनाती हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जो बेलगामी विवाद हो रहा है उसके बारे में। ये आपका संसद और राज्य विधायिकाओं की जो शक्तियाँ हैं, उनके विशेषाधिकार हैं, इनसे उत्पन्न होने होने वाले विषय क्या हैं और इन्होंने क्या ऐसी पॉलिसी बना दी है, जिससे राज्य में क्या दिक्कतें आ रही हैं। हुआ क्या है, हाल ही में क्या हुआ है, छोटी-छोटी घटनाओं की वजह वजह से जो बेलगाम मुद्दा था, अब तेज़ी से पकड़ रहा है। इसमें क्या हुआ है, ये सीमा के दोनों तरफ कन्नड़ समर्थक और मराठी समर्थक की भावनाएँ यहाँ पर क्या है, भड़क उठी हैं और उनके बीच में क्या हो रहा है, विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो देखें विवाद उत्पन्न क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए
जब हमारी आज़ादी से पहले या जो पहले मुंबई का नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, जब हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, तो पूर्ववर्ती जो बॉम्बे प्रेसिडेंस था, उसमें क्या होता प्रेज़ेंट टाइम जो महाराष्ट्र उससे कहीं बड़ा राज्य था, इसमें बहुभाषीय प्रांत थे, जिसके अंतर्गत वर्तमान कर्नाटक राज्य का बीजापुर भी शामिल था, बेलगामी था, धारवाड़ था, उत्तर कन्नड़ जिले सम्मिलित थे। जिसमें मराठी बोलने वाले लोग, गुजराती बोलने वाले लोग, इसके अलावा कन्नड़ भाषी बोले वो लोग 3 तरह की इसमें भाषाएँ बोलते थे, मराठी, गुजराती और कन्नड़। ये 3 तरह के क्या होते हैं इसमें भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। लेकिन जब हमारा आज़ादी हुई तो हमने क्या किया, महाराष्ट्र अलग किया और फिर कर्नाटक अलग किया। तो महाराष्ट्र के दक्षिण में चले जाइए या फिर कर्नाटक के उत्तर में चले जाइए, वहाँ पे एक इलाका लगता है बेलीगाँव। इस बेलीगाँव में क्या है, यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है लड़ाई का, देखते हैं है क्या मुद्दा, कि वर्ष 1948 में क्या हुआ था, बेलगाम नगरी जो निकाय था, उसने अनुरोध किया था कि मुख्य रूप से जो मराठी भाषी जनसंख्या वाले जिले हैं, उनको प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे राज्य आपकी भाषा आधार पर गठन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अनुरोध किया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हमने 1956 में बनाया, उसमें जो हमने अपने देश के जो राज्य बना का गठन किया, वो भाषाई और प्रशासनिक आधार पर जब राज्यों का विभाजन हुआ, उसके तहत बेलगाम और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 10 अन्य तालुकों को तत्कालीन जो मैसूर राज्य था, जिसे 1973 में कर्नाटक का नाम दे दिया गया मैसूर राज्य का, उसका एक हिस्सा बना दिया गया बेलगाम को, जबकि बेलगाम में लोग क्या भाषा वाले बोलते थे, वहाँ पे मराठी लोग ज़्यादा थे। इसको जाँच करने के लिए एक महान आपके न्यायाधीश थे महाजन जी, उनको इसमें सम्मिलित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्यों का सीमांकन करते हुए उन्होंने ये आधार बनाया था, कि यदि 50% यानी 50% से अधिक कन्नड़ भाषी आबादी वाले तालुकों को मैसूर राज्य में शामिल कर देंगे। ऐसे सारे ताल्लुक जहाँ पर कन्नड़ बोलने वालों की संख्या 50% या उससे अधिक है, तो वो किसमें चले जाएँगे, मैसूर में, जो बाद में 1972 में 73 में आके क्या बना, कर्नाटक बन गया था। तो इस क्षेत्र में मैसूर में शामिल किए जाने का काफ़ी विरोध हुआ था बेलगाँव में, और विरोध का प्रमुख कारण ये था, इस क्षेत्र में जो मराठा भाषी संख्या थी उनकी 1956 में आते-आते यहाँ रहने वाले कन्नड़ भाषियों से क्या हो गई थी, अधिक हो गई थी, फिर भी इनको किसमें डाल दिया गया था, इनको मैसूर राज्य में डाल दिया गया था। सितंबर 1957 में क्या हुआ, बॉम्बे सरकार ने इसकी माँग को आवाज़ दी गई और केंद्र के समक्ष इन्होंने क्या किया, अपना विरोध दर्ज कराया, जिससे के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अक्टूबर 1966 में क्या किया गया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन, उनकी अध्यक्षता में महाजन आयोग का गठन किया गया। तो मेहर चंद महाजन जी ने क्या किया, इनको 1966 में कार्यभार सौंपा गया अक्टूबर में, और इसके लगभग 1 साल बाद, लगभग 8-10 महीने बाद, अगस्त 1967 में क्या किया, मेहर चंद महाजन जी ने उन्होंने क्या किया, अपनी सिफ़ारिशें दे दी। उन्होंने ये बोला था कि 264 गाँव को महाराष्ट्र में, जिसका 1960 में गठन किया गया, उसमें स्थानांतरित कर देना चाहिए, तथा बेलगाम और 247 गाँव कर्नाटक में रखे जाने चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने गाँव में आपस में बँटवारा कर दिया कि 264 गाँव कहाँ चले जाने चाहिए, वो चले जाएँ महाराष्ट्र के अंदर। बेलगाम प्लस 247 गाँव कहाँ चले जाएँ, कर्नाटक के अंदर, इन्होंने ये सिफ़ारिश दी। बाद में क्या होता है, महाराष्ट्र द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, क्योंकि वो बेलगाम चाहते थे उनका हिस्सा बने, वो नहीं बना, तथा इसमें एक पक्षपाती और इन्होंने बोला इलॉजिकल बताते हुए इस समीक्षा किए जाने की दोबारा से फिर माँग उठाई गई, तो पक्षपाती रूप से कार्य हुआ है। तो कर्नाटक ने, क्योंकि वो चाहता था बेलगाम उसका हिस्सा बने, तो कर्नाटक ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया और उसके कार्यान्वयन हेतु दबाव भी देता रहा है। हालाँकि इसे केंद्र द्वारा अभी तक औपचारिक रूप से कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी रिपोर्ट को। इस हिसाब से महाराष्ट्र बेलगाम शहर, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है, उस सही सीमा पर स्थित 814 से अधिक गाँवों पर दावा लगातार करता रहा है, जो मैंने आपको मैप में बता दिया है। महाराष्ट्र की सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को राज्य में सम्मिलित किए जाने की माँग को लेकर कर्नाटक लगातार महाराष्ट्र दबाव बनाता है, उनको शामिल करो, कर्नाटक क्या करता है, इसका विरोध करता है, और इन्हीं विरोध की वजह से वहाँ पर जो कन्नड़ भाषी लोग, मराठी भाषी लोग हैं, उनमें कहीं न कहीं क्या होता है, उनकी भावनाएँ उग्र हो जाती हैं। एक और विवाद के बारे में बात करेंगे, जो कि सिंजियांग प्रांत में हुआ है, जो उत्तरी पश्चिमी जो राज्य है चाइना का, वहाँ की बात करते हैं। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत के लिए जब भी कोई भी विकसित देश या विकासशील देश कुछ नीतियाँ बनाता है, तो उसके कुछ राजनीतिक प्रभाव, ऐसा नहीं हम बच सकते हैं, हम पे क्या बुरे पड़ते पड़ते हैं। इसलिए हमें भी समीक्षा करनी चाहिए कि वहाँ से जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है। तो देखते हैं मामला है क्या? तो कई देशों ने क्या किया है, सिंजियांग में जो मुस्लिम समुदाय रह रहा है, उस मुस्लिम समुदाय का नाम है उइगर, उसके लिए चीन से कानून के शासन का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने की माँग की है। कि यहाँ पे क्या करिए, आप कानून का शासन लाइए, अपनी मनमर्जी ना चलाइए। अगर एक विश्वसनीय रिपोर्ट की बात करें, तो उससे ये संकेत मिलते हैं कि सिंजियांग में 1 लाख से अधिक लोगों को मनमाने ढंग से ना केवल हिरासत में लिया गया है, बल्कि वहाँ पे रहने वाले उइगरों और अन्य माइनॉरिटी जो समुदाय हैं, उनके सदस्यों को अनुचित रूप से लक्षित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है, और कहीं न कहीं उनकी सांस्कृतिक और मौलिक जो आपकी फ्रीडम है, उसको क्या किया जा रहा है, प्रतिबंध किया जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि नरक से कम नहीं है, वहाँ पे चीनी मुसलमान उनकी ज़िंदगी में क्या है, कहीं न कहीं उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं, उन पर नज़रें रखी जा रही हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है, इसके ऊपर चीन ने क्या अपना रिस्पॉन्स दिया है।
सबूत हैं, लेकिन उसके अलावा चीन का ये कहना है कि उसने दुर्व्यवहार को नकारा है। उसने सीधा बोल दिया कि हम उइगुरों पे दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसने ज़ोर देके ये बात कही है कि कुछ चरमपंथी लोग हैं, जो क्या करते हैं, काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनका मुकाबला करने के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ कॉमर्शियल ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, उनको वो सुधारने का कार्य करते हैं। तो देखते हैं इन बातों में जो उइगर नाम बार-बार आ रहा है, तो उइगर हैं कौन? क्यों चाइना ऐसा कर रहा है, या जो सबूत मिल रहे हैं ऐसा करने के? तो उइगर जो है, जो मुस्लिम मुख्य रूप से क्या है, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, जो कि निर्याती समूह किससे बिलॉन्ग करता है? टर्की से बिलॉन्ग करता है, जिनकी अगर देखें कि ओरिजिन कहाँ से है, उनका ओरिजिन मध्य और पूर्वी एशिया में खोजे जा सकते हैं। उइगर समुदाय की अगर बात करें, तो इनकी भाषा तुर्की भाषा से मिलती-जुलती है। वो खुद को क्या करते हैं, सांस्कृतिक और निर्यातीय रूप से क्या करते हैं, मध्य एशिया के देशों के अपने आप को करीब मानते हैं। चीन ने हमेशा इस समुदाय को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी है, और उसने कभी भी अपने देश के मूल निवासी रूप से इनको नहीं माना है, कभी इनको मूल निवासी नहीं माना है। वर्तमान समय में बात की जाए, तो उइगर क्याई जनजाति समुदाय की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? वो चीन के उत्तर-पश्चिमी राज्य शिनजियांग है, वहाँ पर ये रहते हैं। उइगुरों की बड़ी आबादी पड़ोसी मध्य एशिया है, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और वहाँ के लगे हुए कजाकिस्तान, यहाँ पर भी पाई जाती है। तो दशकों से उइगर मुसलमानों पर चीन द्वारा आतंकवाद और अलगाववाद के झूठे आरोप लगाए गए हैं। चाइना बोलते सच है, उइगर बोलते हैं गलत है। साथ ही साथ उनके तहत चाइना उनका उतना तहत उत्पीड़न करता है, बल्कि उनका जबरन हिरासत में रखता है। उनकी जाँचें करता है, लगातार निगरानी करता रहता है, और कई बार तो गुलामी जैसे व्यवहार भी चाइना के द्वारा वहाँ पर करते हुए देखे गए हैं। इसलिए क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी निंदा कर रहा है। बात करेंगे सामान्य अध्ययन 3 से लिंक टॉपिक के बारे में, और होगी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की चर्चा, क्योंकि नासा ने इसकी घोषणा कर दी है कि 24 दिसंबर 2021 को वो क्या करेगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च कर देगा। ये आपका अंतरिक्ष से संबंधित जितनी घटनाएँ हैं, उससे संबंधित आपका ये टॉपिक है। तो ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये काफ़ी बड़ा टेलीस्कोप है, इसका 6 मीटर तक का इसका व्यास है, इसके बारे में बात करेंगे, है क्या दिक्कत, इसमें क्या है। तो अगर हम बात करें जेम्स वेब टेलीस्कोप की, अर्थात जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, ये नासा द्वारा, यूरोपीय एजेंसी द्वारा और कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप उपक्रम है। इसके अंतर्गत कौन-कौन लोग शामिल हैं? यूएसए का नासा, यूरोप का यूरोपीय यूनियन प्लस कनाडा, इसमें 3 देश क्या हैं, 3 समूह शामिल हैं। जेम्स वेब अगर टेलीस्कोप की बात की जाए, तो ये क्या करेगा, अंतरिक्ष में एक परिक्रमा करेगा, अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमेगा, और जो वहाँ पर इंफ्रारेड जो किरणें हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हुए इनके क्या करेगा, कहीं न कहीं हब्बल टेलीस्कोप के कार्यों में सहायता देने के लिए इसकी और विस्तार किया जा रहा है, ध्यान रखना। जेम्स टेलीस्कोप किसको सहायता देगा? वो देगा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को। इससे पहले हम आपको बताते हैं, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था, उसको न्यू जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2002 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है? इसके अंतर्गत 6.5 मीटर बड़ा प्राथमिक दर्पण युक्त एक बड़ी अवरक्त दूरबीन लगाई गई है, जो क्या करे, कहीं अच्छी से अच्छी वहाँ पे क्या करे, सही से क्या करे, सूचनाओं को संग्रहण कर सके। अगर हम देखें, जो ये दूरबीन है, आप बता दें जेम्स वेब क्या है, स्पेस टेलीस्कोप एक तरह की दूरबीन है, उसका उद्देश्य क्या है लगाने का, उसके क्या कार्य रहेंगे? इसको क्या किया गया, इसको इसलिए लगाया गया है कि बिग बैंग के पश्चात जो ऐसे भी तारे हैं और आकाशगंगाओं की जो खोज की जा रही है, तथा तारों के चारों ओर जो ग्रह प्रवेश का अध्ययन करने संबंधी जितने कार्य हैं, उसके उद्देश्य करने के लिए इसमें किया गया है कि तारे कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका निर्माण हो रहा है, आकाशगंगाएँ नई-नई कौन-सी हैं, इसको खोजने के लिए इतनी हैवी दूरबीन को लगाया गया है। इसमें क्या होगा, ना केवल हम ब्रह्मांड की गहराइयों को जान सकेंगे, बल्कि कहीं न कहीं ये क्या करेगी दूरबीन, हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी क्या करेगी, उसको सहायता प्रदान करेगी, उसके कार्य को और एनहांस करेगी। इसमें अगर दूरबीन की बात करें, इस दूरबीन में 22 मीटर की लंबाई वाले, और 22 मीटर समझे तो क्या होता है? एक टेनिस कोर्ट 22 मीटर होता है, इसमें 22 मीटर लंबाई वाले क्या लगाए गए हैं? सनशील्ड लगाए गए हैं, जो क्या करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे सूर्य से आने वाली किरणों की। साथ ही साथ इसके अंदर 6.5 मीटर के क्या मिरर लगाए गए हैं, जो क्या करेंगे, इंफ्रारेड क्षमताओं से लैस इसमें कुछ उपकरण लगाए गए हैं, तो क्या करेंगे, मिरर रिफ्लेक्शन का काम करेंगे, और इंफ्रारेड जो यहाँ लेंस लगाए गए हैं, वो क्या करेंगे, इंफ्रारेड जो रेडिएशन है, उनको कैप्चर करेंगे। वैज्ञानिकों को ऐसी उम्मीद है, ये पूरा सेटअप बना है, ये ब्रह्मांड के 13.5 अरब साल पहले जो बिग बैंग घटना घटी हुई थी, उसके फलस्वरूप उत्पन्न उत्पन्न जो आकाशगंगाएँ हुई थीं, उनके समक्ष इनकी जानकारियों को इसके द्वारा देखा जा सकेगा, अध्ययन किया जा सकेगा। अगर हम देखें इस टेलीस्कोप के बारे में, तो हबल स्पेस टेलीस्कोप में आपको पता होना चाहिए 570 किलोमीटर की ऊँचाई पर पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। वहीं पर जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप होगा, वो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर जो पृथ्वी सूर्य लैग्रेंज बिंदु है, अर्थात अर्थ सन लैग्रेंज पॉइंट 2 है, उस पर इसको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, वहाँ से ये
निगरानी करेगा। तो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप स्कोप था वो कुछ इस तरीके से दिखता था, आप इसका इमेज देख लीजिएगा। अब अगर आप बोलेंगे लैग्रेंज पॉइंट है क्या? तो लैग्रेंज पॉइंट आप यूँ समझ लीजिए कुल मिलाकर क्या होता है कि जैसे एक तरफ सन है, सन के ये 3D फिगर सन के जस्ट सामने क्या है, आपकी अर्थ लगाई गई है और अर्थ के जस्ट पीछे क्या है, यहाँ पे चंद्रमा उसका परिक्रमा कर रहा है। तो अर्थ के पीछे सटाकर क्या किया गया है, यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया है, जिससे क्या इससे फ़ायदा क्या होगा? इस और इसमें कुछ सौर कवच भी मैंने बताया था, उसे लगा हुआ, इससे इससे क्या फ़ायदा होगा? ये कवच क्या करेंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा से आने वाला जो प्रकाश है, उसको रोक देंगे, जिससे दूरबीन को ठंडा रहने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, जब भी कोई भी दूरबीन इंफ्रारेड रेडिएशन पे वर्क करती है, तो उसमें कहीं कहीं न कहीं क्या होता है, उसके ऊपर उसे ठंडा रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो यहाँ पे इसी इसी स कुछ चलते इसको लैग्रेंज पॉइंट 2 पर स्थापित किया गया है। ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है, इसके नीचे वाला 5 है, एक फिर 4 है, इधर 3 है, इनको आप देख लीजिएगा। इसलिए इस स्थिति को इसमें यहाँ से लगा दिया गया, तो लैग्रेंज पॉइंट को याद रखिएगा। बात करेंगे उड़ान योजना के बारे में और इससे संबंधित समस्याएँ क्या आ रही हैं, ये आपका बुनियादी ढाँचा से संबंधित जितने विमानपत्तन जो है बुनियादी ढाँचा, उसके बारे में योजना है। तो देखते हैं उड़ान योजना के बारे में आखिर चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें इस टाइम थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं उड़ान योजना में, कुछ विफलताएँ भी आ रही हैं। इसमें दिक्कत क्या है, ज़मीन का लगातार अभाव है, अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हवाई अड्डों की जो स्थापना है उसमें विफलता मिल रही है। एयरलाइनों को अपना निर्वाह कार्य करने योग्य जो मार्ग हैं उनको खोजने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा जो कोविड-19 महामारी है, वो भी एडवर्स इफ़ेक्ट डाल रही है, इसको क्या करें सही तरीके से काम करने में, इसको चलाने में। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि कई छोटे और क्षेत्रीय वाहन वाहक हैं, वो खराब वित्तीय स्थिति का भी सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इस उड़ान योजना को सफल करने में एक अवसाद के रूप में चीज़ें उभर के आई हैं। अगर हम बात करें उड़ान के बारे में अर्थात उड़े देश का आम नागरिक जिसकी फुल फॉर्म है उसके बारे में, तो इस योजना का उद्देश्य बेसिकली क्या है, ना केवल क्षेत्र में हवाई संपर्क बढ़ाना है देश के अंदर, बल्कि क्या करना है क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाते हुए दूरस्थ और जो लोकल एरिया है उनको भी क्या किया जाएगा, उनमें उनमें भी हवाई हवाई यात्रा के लिए बेहनी बनाया जाएगा। इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत जून 2016 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। आपको बता दें इसका मुख्य कार्य क्या है, जो टायर 2 और जो टायर 3 के शहर हैं, उन शहरों में जहाँ पर अप्रयुक्त और कम उपयोगी वाले जो हवाई अड्डे हैं, उनमें क्या करेंगे, हवाई संपर्क में न केवल सुधार करेंगे, बल्कि कहीं न कहीं रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगर हम बात करें, तो जो उड़ान योजना के तहत जो फ्लाइट्स में जो सीटें होती हैं, उन सीटों में लगभग 50% सीटें क्या की जाएँगी, रियायती रूप में लोगों को क्या उपलब्ध कराई जाएँगी और जो अंतर आएगा अगर जो घाटा आएगा, उस घाटे को सरकार भरेगी। किसके द्वारा? वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा जिसको भरा जाएगा, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, उनका वित्त पोषण किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाएगी इस योजना को 10 वर्षों तक के लिए 2016 में लागू किया गया था और उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत क्या होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो भी एयरलाइन्स हैं, बोली लगाकर आगे आएँगी, उनको संचालन के लिए उनको भार दिया जाएगा और वो अपने हवाई किराए में उनका कुछ इस तरीके से डिसाइड करें कि अगर कोई भी यात्रा 1 घंटे तक की हो, तो उसमें वो कितना मैक्सिमम किराया लें, ₹2500 तक का किराया वो क्या करें, निर्धारित करें। इसमें कम से कम जो 50% सीटें वो क्या करेंगी, सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएँगी। साथ ही साथ जो किफ़ायती दर पे उपलब्ध कराने वाली सीटें हैं, तो उसके लिए क्या करेगी, उन रिलायंस जो एयरलाइन चलाने वाली कंपनियाँ उनको क्या करेगी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जिससे उनको घाटा ना हो। साथ ही साथ इसमें क्या करेगी सरकार, पहले 3 वर्षों में 50 हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के लिए इन्होंने साढ़े 400 करोड़ रुपए निर्धारण भी किया था और सब्सिडी भी जो देगी एयरलाइनों को, वो भी कितने सालों तक दी जाएगी, 3 सालों तक दी जाएगी। इसीलिए आपको बता दें तो उड़ान योजना बनाई गई थी। उड़ान स्कीम के तहत और मोर रीचेबल कराने करने के लिए पूरे इंडिया में एक नई योजना बनाई गई, उड़ान 4। तो अगर उड़ान 4.0 की बात की जाए, उड़ान के चौथे दौर अर्थात उड़ान 4.0 को दिसंबर 2019 में चलाया गया था। आपसे पूछा जाए उड़ान 4.0 यानी 0 क्यों चलाई गई है? ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों जो हमारे पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं उससे जहाँ पर सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर है। इसके अलावा जो भी पहाड़ी राज्य हैं आपके इधर, अगर आप लद्दाख में जाएँगे, कश्मीर में जाएँगे, अगर आप वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे आइलैंड हैं, लक्षद्वीप और जो आपके अंडमान निकोबार हैं, इनको कनेक्टिविटी करने ध्यान देने के लिए शुरू किया गया है इस 4.0 को। इसको भारतीय विमान जो अड्डा प्राधिकरण है उसके द्वारा इसको विकसित किए गए हवाई अड्डे हैं पहले से ही, उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें इस उड़ान 4.0 के तहत जो बात की जा रही है, इसमें बेसिकली क्या बात की जाएगी, इसमें हेलीकॉप्टर और सी प्लेन के संचालन को भी मतलब समुद्र में चल सकें, जो ऐसे प्लेन को चलाने की बात की जाएगी। इसमें बस कुछ चुनौतियाँ अगर बात की जाए तो क्या है, कई बार छोटे वाहकों की खराब वित्तीय स्थिति का इसमें
सामना करना पड़ता है कि लोगों के पास रुपया है नहीं जो क एयरलाइन वाले हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि कई भागीदारों के पास 1 या 1 से अधिक विमान नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है उनका रख-रखाव काफ़ी दिक्कत वाला होता है। अगर उनके पास 1 विमान है या 2 हैं, उससे अधिक नहीं है, तो अगर वो सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्या होगा दिक्कत आएगी। साथ ही साथ नए विमानों पर कुछ काफ़ी महँगा खर्चा पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इसमें फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, बाकी सब तो सही ठीक-ठाक चल ही रहा है। इसके अलावा देखते हैं और अन्य प्रमुख खबरें क्या हैं, बात करेंगे श्रोमणी अकाली दल की, तो श्रोमणी अकाली दल के गठन को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्रोमणी अकाली दल है क्या बेसिकली? तो आपको बता दें, जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में जैसे हमारे पुजारी होते हैं या फिर जो मुस्लिम समुदाय में जो आपको मौलवी लोग होते हैं, ऐसे ही गुरुद्वारे में महंत लोग होते हैं, उनके नियंत्रण से मुक्त करने के लिए 14 दिसंबर 1920 को एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में श्रोमणी अकाली दल का गठन किया गया था। इसके द्वारा शांतिपूर्ण संघर्ष को आरंभ किया गया, जो लगभग 4 साल तक चला और 4 साल बाद क्या हुआ, तो इस संघर्ष के दौरान कहने को शांतिपूर्ण था, लेकिन महंतों के बीच में और ब्रिटिश प्रशासन के बीच में लगातार हमले होते रहे और उसमें 4000 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए। मोर्चे को अंततः सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के तहत लागू करवाने में विफलता हासिल की, जिसके तहत गुरुद्वारों का नियंत्रण इन महंतों से हटकर पहुंच गया था, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पास पहुंच गया था। बाद में जब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का मार्ग जब बन गया, उसके बाद औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए इसको राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ा कर दिया गया था। इसको श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बाद में इसका नाम क्या हुआ, श्रोमणी अकाली दल। बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 31 डी के बारे में, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी कानून में राष्ट्र विरोधी कृत्य क्या है, उन ऐसे शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये चर्चा में क्यों है, अगर इसके बारे में बात करें, तो वर्ष 1976 में क्या हुआ था, आपातकाल के दौरान जब लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 में, तो 1976 में होता क्या है, संविधान में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को शामिल किया गया था। बाद में इस टर्म को हटा लिया गया। संविधान का जब 40वां संशोधन है 1976 में, उसमें संविधान के अनुच्छेद 31 डी को आपात के काल के दौरान जो शामिल किया गया था, जिसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को इसमें क्या गया, डिफाइन किया गया था। लेकिन इस अनुच्छेद 31 डी को बाद में 40वें संविधान संशोधन 1977 में क्या कर दिया गया, इसको निरसित कर दिया गया था। इस बारे में इसकी बात की गई है, संविधान में कहीं भी राष्ट्र विरोधी बातें नहीं कही गई हैं। बात करेंगे चिल्ले-चिलाई कला के बारे में। अगर आपको लगे ये कोई आर्ट है या कोई और है, तो ये आर्ट-वार्ट नहीं है, चिल्ले-चिलाई कला। बेसिकली चिल्ले-चिलाई कला है क्या? इक 21 दिसंबर 2021 को हुआ क्या है, कश्मीर घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में कठोर शीत ऋतु स्टार्ट हो गई, जिसके आपने हनक जो है वो आपको उत्तर भारत में शीतलहर के रूप में दिखाई पड़ रही होगी। तो इसी के चलते पारंपरिक 40 दिनों की अवधि के लिए ये जो बर्फबारी चलती है, इसी अवधि को बोलते हैं चिल्ले-चिलाई कला। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बर्फ पड़ती है लगभग 40 दिनों तक जम्मू कश्मीर घाटी के ऊपरी क्षेत्र में पड़ती रहती है। इस बर्फ पड़ने के जो 40 दिनों का जो पीरियड है, इसको बोलते हैं चिल्ले-चिलाई कला। ध्यान रखिएगा, चिल्ले-चिलाई कला क्या है? ये बर्फ पड़ने की घटना है, तो ये 40 दिनों तक ये का होता रहता है। अगर आप देखें ये शब्द कहाँ से आया, तो ये शब्द एक फ़ारसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है बड़ी सर्दी। कहा जाता है कि इस अवधि में कश्मीर के पहाड़ों में हफ्तों तक बर्फ से ढके रहते हैं और शीतलहर अपने चरम पर पहुँच जाती है, जिसमें प्रसिद्ध जो यहाँ पर डल झील है, वो भी जनवरी के अंत तक क्या होती है, हिमांक बिंदु पर यानी कि लगभग जमी रहती है, ऐसा यहाँ पे देखा गया है। तो चिल्ले-चिलाई कला के बाद के जो 20 दिन होते हैं, उसको चिल्ले-चिलाई खुर्द के नाम से जाना जाता है। उसके जो 10 दिन होते हैं, उसको चिल्ले-चिलाई बच्चा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले 40 दिन किसमें आ गए, चिल्ले-चिलाई कला के आ गए, फिर 40 दिन के बाद जो अगले 20 दिन होंगे, वो किसके अंतर्गत आएँगे, चिल्ले-चिलाई खुर्द के बीच में आ जाएँगे। फिर उसके अगले 10 दिन जो होंगे यानी तो ये क्या होगा, चिल्ले-चिलाई बच्चा के नाम से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो बात होगी, ये पूरी बात किस होगी, लगभग 60 दिनों की पूरी बात है, जिसमें चिल्ले-चिलाई का बातें देखी जाएँगी, वहाँ पे सर्दियों की बातें होती हैं। बात करेंगे एल्बिनो इंडियन फ्लैगशिप कछुए के बारे में, जिसको किया गया है तेलंगाना के निजामाबाद में पर्वतारोहियों द्वारा खोजा गया है। इसे इंडियन फ्लैगशिप कछुए को आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे दक्षिणी एशियाई देशों में पाया जाता है। ये जो कछुआ है, ये अपने दुर्लभ पीले रंग के कारण सरीसृपों में उच्च मात्रा में मौजूद रहने वाले टायरोनोसिन नामक परवर्णक की कमी के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इसकी वजह से टायरोसिन की कमी के लिए संभवतः इसका क्या होता है, आनुवांशिक जो म्यूटेशन होते हैं, ये इसमें क्या होता है, जन्मजात विकार आ जाते हैं, इस वजह से इसका रंग पीला होता है। तो इंडियन फ्लैगशिप कछुए की अगर बात फ्लैप सेल की अगर बात की जाए, तो इंडियन जो फ्लैगशिप कछुआ है, फ्लैप सेल, ये आम तौर पर केवल 9 से 14 इंच का होता है। अगर इसकी मतलब सेंटीमीटर में देखें, तो ये 22 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर तक के लंबे होते हैं और मेढक, घोंगे, साथ ही साथ ये जलीय वनस्पति होते हैं, उसको ये क्या करते हैं, खाना पसंद करते हैं। इनकी संरक्षण की बात की जाए, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन द्वारा जो रेड लिस्ट जारी की जाती है, उसके अंतर्गत उनको संवेदनशील श्रेणी में डाला गया है। साइट्स जो हमने अपने बनाए, उसमें प्रोसेस 2 में डाला गया है
और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में देखा जाए तो इनको अनुसूची 1 में ड डाला गया है, मतलब इनका क्या किया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से संरक्षण किया जाएगा। तो ये अगर आप कछुआ जो देख रहे हैं, तो इंडियन फ्लैग सेल ये कछुआ टर्टल है, इसके बारे में आप देख ध्यान रखिएगा। तो इसकी खोज की गई है, ये कहीं न कहीं हो सकता है इसकी आईयूसीएन से पूछ लिया जाए, तो इसको आईयूसीएन में इसमें क्या अगर आप आईयूसीएन को याद रखिएगा, इसको संवेदनशील वर्ग में डाला गया है और ये साइट्स में परिशिष्ट 2 में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1972 में इसको शामिल किया गया है। एल्बिनो इंडियन फ्लैसेल कछुआ, ठीक है? तो इंडियन एल्बिडो फ्लैसेल कछुए के साथ ही आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा दीयार के साथ। थैंक यू।